हेलो दोस्तों, डर की रात यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। इस कहानी को सुनने से पहले भगवान को जरूर याद कर लेना, क्योंकि ये कहानी आपके रोंगटे खड़े कर देगी। वो अमावस्या की रात थी। रात करीब 9 बजे मैं अपना ऑटो लेकर रेलवे स्टेशन के लिए निकलने ही वाला था। तभी मेरी दादी ने कहा, आज अमावस्या की रात है, आज काली शक्तियाँ अपने चरम पर होती हैं। बेटा, सुनसान रास्ते पर अकेले मत जाना, हवा लग जाएगी। हर रात जब भी मैं ऑटो लेकर रेलवे स्टेशन के लिए निकलता था, मेरी दादी ये बात जरूर कहती थी, सुनसान रास्ते पर मत जाना, हवा लग जाएगी। और निकलते ही दादी ने मेरे माथे पर मंदिर से लाकर भभूत लगा दिया और कहा, अपना ध्यान रखना। मैंने कहा, ठीक है दादी। हर रात की तरह उस रात भी मैं अपना ऑटो लेकर रेलवे स्टेशन के लिए निकल गया। दिन में सवारियों की इतनी मारा मारी होती है, जिस वजह से अच्छी कमाई नहीं हो पाती है। इसलिए ज़्यादातर मैं ऑटो को रात में ही चलाता हूँ, क्योंकि रात में ऑटो बहुत कम ही होते हैं। फिर कुछ देर बाद मैं अपना ऑटो लेकर उस रेलवे स्टेशन पर पहुँच गया। रेलवे स्टेशन पर ट्रेन आने में काफ़ी टाइम था, इसलिए ऑटो में बैठकर मैं अपना फ़ोन चलाने लगा। करीब आधे घंटे बाद ट्रेन भी आ गई। ट्रेन आते ही कुछ ऑटो वाले सवारियां भरने लगे, लेकिन अभी तक मुझे एक भी सवारी नहीं मिली थी। तभी एक सफ़ेद साड़ी में औरत दिखाई दी। मैं उनके पास गया, उनसे पूछा, मैडम आपको कहाँ जाना है? आइए मेरे ऑटो में चलिए। उन्होंने इस बात का कोई भी जवाब नहीं दिया, बस मेरे पीछे पीछे वो चलने लगी। फिर उन्होंने एक जगह का नाम बताया। मैंने कहा, ठीक है, लेकिन वहाँ तक आपको 400 रुपये लगेंगे। मैडम ने कहा, अभी मेरे पास 100 रुपये हैं, बाकी के 300 रुपये तुम घर चल के ले लेना। मैंने कहा, ठीक है मैडम। उन्होंने मुझे 100 रुपये दे दिए और वो मैडम मेरे ऑटो में बैठ चुकी थी। मैं काफ़ी खुश था, क्योंकि 400 रुपये में मुझे एक सवारी मिल गई थी और मुझे उनको छोड़कर तुरंत फिर से रेलवे स्टेशन आ जाना था। मैं उनके बताए हुए रास्ते पर चलने लगा। एक अजीब बात मुझे यह लगी कि मैडम के पास ना तो कोई उनका पर्स था, ना ही मोबाइल था। ये सब देखकर मुझे थोड़ा अजीब जरूर लगा, क्योंकि आज के टाइम पर बिना पर्स या मोबाइल के कोई नहीं चलता है। खैर, मैंने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और उनके बताए हुए रास्ते पर अपना ऑटो लेकर चलता रहा। फिर एक जगह पर मैंने अपना ऑटो रोक दिया। मैंने उनसे पूछा, मैडम और कितनी दूर है? आगे मुझे रास्ता नहीं पता है, आपको बताना होगा। आगे चलते हुए मैं देख रहा था कि काफ़ी सुनसान रास्ता था। मैं वहाँ पर पहली बार आया था। थोड़ी दूर और चलने के बाद मैंने पूछा, मैडम और कितनी दूर बचा है? उन्होंने कहा, बस आने ही वाला है। मैं अपना ऑटो लिए एक सुनसान रास्ते पर चल रहा था। मैं मन ही मन ये सोच रहा था कि मैं वापस कैसे जाऊंगा, क्योंकि वापस जाने में मैं रास्ता भटक सकता हूँ, क्योंकि मेन रोड से मैं बहुत अंदर आ चुका था और उस जगह पर मैं अपना ऑटो लेकर पहली बार आया था। बहुत सारे सवाल मेरे मन में चल रहे थे और एक अजीब सा डर सता रहा था, जैसे लग रहा है कि कोई अनहोनी होने वाली है। मुझे दादी की बताई हुई बात भी याद आ रही थी। फिर कुछ दूरी पर चलने के बाद मेरा ऑटो अचानक से बंद पड़ गया। जैसे ही ऑटो बंद पड़ा, पीछे बैठी मैडम ने कहा, बस मुझे यहीं तक आना था। मुझे अजीब लगा कि मैंने ऑटो भी नहीं रोका और ऑटो अपने आप वहाँ पर रुक गया है और मैडम को यहीं उतरना था। और ऑटो से उतरकर वो मैडम अपनी बिल्डिंग में चली गई। वो बिल्डिंग दूर से देखने पर थोड़ी जर्जर सी लग रही थी और काफ़ी पुरानी भी, और बाहर से कोई भी लाइट या कोई रोशनी नहीं दिख रही थी। मैं मन ही मन सोच रहा था कि यार, कहाँ आकर मैं फंस गया हूँ। मैडम जल्दी से मुझे पैसे दे दे तो मैं यहाँ से निकलूँ। ये सोचते सोचते मुझे करीब 10 मिनट हो चुके थे, लेकिन मैडम उस बिल्डिंग से वापस अभी तक नहीं आई थी। यही सोचते सोचते मैं उस बिल्डिंग की तरफ बढ़ा। उस बिल्डिंग की तरफ जाते हुए मैंने देखा काफ़ी सारी झाड़ियाँ थी और एक छोटा सा रास्ता उस बिल्डिंग तक गया था। अब मैं उस बिल्डिंग के मेन डोर पर पहुंच चुका था। फिर मैंने अपने मोबाइल की टॉर्च निकाली। जैसे मैंने टॉर्च जलाई, मैंने देखा दरवाजे पर बहुत सारा जाला लगा हुआ था। जैसे लग रहा था कि सालों से इस बिल्डिंग में कोई नहीं आया है और जगह जगह पर उस दरवाजे पर दीमक लगी हुई थी। मैं यही सोच रहा था कि ऐसी बिल्डिंग में भी कोई रहता होगा। मैंने आवाज़ लगाई, अरे मैडम, कितनी देर लगाएंगी? जल्दी करिए, मुझे जाना है। लेकिन
अंदर से कोई भी आवाज़ नहीं आई। फिर 2-3 मिनट तक मैं इंतज़ार करता रहा। फिर मैंने अपने हाथों से दरवाजे को खटखटाया। मैंने कहा, अरे मैडम जल्दी आइए ना, मुझे जाना है, मुझे आप पैसे दे दीजिए तो मैं यहाँ से निकलूँ। लेकिन फिर भी अंदर से कोई उत्तर नहीं आया। फिर मैंने ना चाहते हुए उस दरवाजे को खोला। मैंने जैसे हल्का सा धक्का लगाया, वो दरवाज़ा अपने आप खुल गया। जैसे ही वो दरवाज़ा खुला, एक ठंडी हवा का झोंका मेरे आर पार हो गया। मैं उस बिल्डिंग के थोड़ा अंदर गया। अंदर जाकर देखा तो एक खुला सा बरामदा था। बरामदे के कोने में कोई बूढ़ी औरत बैठी हुई थी और नीचे एक लालटेन जल रहा था। लालटेन को देखकर मैं चौंक गया। मैं सोचने लगा कि आज के ज़माने में कोई लालटेन भी जलाता है। मैंने टॉर्च इधर उधर कमरे में मारी तो मुझे कहीं भी बिजली का कनेक्शन नहीं दिख रहा था और वो घर जैसे 150 साल पुराना घर हो। वो बूढ़ी औरत कोने में एक कुर्सी पर बैठी थी। वो कुर्सी भी बहुत पुराने ज़माने की थी। मेरे पूछने से पहले उन्होंने ही पूछ लिया, कौन हो, यहाँ कैसे आ गए तुम? मैंने कहा, अब अरे यहाँ कोई मैडम आई हैं, उनसे मुझे 300 रुपये लेने हैं, मेरे ऑटो से आई हैं। उन्होंने कहा, यहाँ तो बहुत लोग रहते हैं, मैं नहीं जानती कि कौन किसके साथ आता है। उस बूढ़ी औरत की ये बात भी मुझे अजीब लगी कि यहाँ पर बहुत लोग रहते हैं। मैंने फिर से उस बूढ़ी औरत से कहा, अरे अभी भी तो एक मैडम गई हैं, वो मुझे 300 रुपये दे दें तो मैं यहाँ से चलूँ। उस बूढ़ी औरत ने कहा कि तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। फिर मैंने सोचा कि चलो यार यहाँ से निकलते हैं। मैं निकल ही रहा था वहाँ से, तभी मुझे याद आया कि यहाँ पर तो कई सारे कमरे बने हुए हैं, हो सकता है मैडम इसी किसी कमरे में हो। ये सोचते हुए मैं आगे थोड़ा बढ़ा और एक कमरे को जाकर मैंने खोल दिया। उस कमरे में भी एक लालटेन जल रहा था, तो अंदर से सड़े हुए मांस की बदबू आने लगी। तो मैंने अपने चेहरे पर रुमाल रख लिया और अपने मोबाइल की टॉर्च से देखने की कोशिश करने लगा। और मैंने जो अंदर देखा वो देखकर मेरी रूह तक कांप गई। मेरे शरीर में एक सिहरन सी दौड़ गई। मैं बहुत ज़्यादा डर गया वो देखकर। मैंने देखा वो सफ़ेद साड़ी वाली औरत जो मेरे ऑटो से आई थी, वो अपने पैर को अपने हाथों से सिल रही थी। ये सब देखकर मैं दरवाजे की तरफ भागा, लेकिन दरवाज़ा खुद ब खुद अपने आप बंद हो गया। और ये तो और भी डरावना था कि अब मैं इस बिल्डिंग में फंस चुका था। मैं उस दरवाजे को खोलने की बहुत कोशिश कर रहा था, लेकिन वो दरवाज़ा नहीं खुल रहा था। उस बूढ़ी औरत ने कहा कि अब ये दरवाज़ा नहीं खुलेगा, क्योंकि तुमको यहाँ किसी भी दरवाजे को खोलना नहीं चाहिए था। अगर तुम बचना चाहते हो तो यहीं मेरे पास बैठे रहो। यहाँ आकर तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी है और तुमको उस दरवाजे को नहीं खोलना चाहिए था। उस बूढ़ी औरत ने फिर से मुझसे कहा, यहाँ किसी की तरफ मत देखना, अगर तुमने किसी की तरफ देखा तो वो तुम्हें नहीं छोड़ेगा। मैं वहीं अपना सर नीचे रखकर बैठा रहा। मैं यही सोच रहा था कि यहाँ आकर मैंने कितनी बड़ी गलती कर दी है। अभी तक मुझे 300 रुपये लेने थे, लेकिन अब मुझे अपनी जान ही बचानी है। फिर अचानक से वो दरवाज़ा खुला। मैंने अपना सर नीचे कर लिया। वो औरत जो मेरे ऑटो से आई थी, जिसको मैंने अभी दरवाज़ा खोल कर देखा था, वो अब एक कटा हुआ हाथ लेकर घर से बाहर की तरफ जा रही थी। मैंने नीचे से देखा तो उसके पाँव उल्टे थे। वो बाहर चली गई, यानी कि अब बाहर का दरवाज़ा खुल चुका था। मैंने मोबाइल में देखा तो रात के 2 बजे थे। मैंने सोचा कि दरवाज़ा खुल चुका है, अब मुझे यहाँ से निकल जाना चाहिए। यही सोचकर मैं तुरंत उस बिल्डिंग के बाहर भागा। मैंने बाहर देखा तो बाहर मेरा ऑटो था ही नहीं, ना ही वो सड़क थी। वहाँ तो बस पेड़, जंगल, झाड़ियाँ थी। रोड, सड़क या आसपास घरों का कोई भी नामो निशान नहीं था। बाहर भागने का कोई रास्ता ही नहीं था। बिल्डिंग के बाहर भी मेरा मौत इंतज़ार कर रही थी। और मैंने बाहर जो देखा वो बहुत ही खौफनाक मंजर था, बहुत ही भयानक, बहुत ही डरावना।
वो सब देखकर तो मैं वहीं पर बेहोश होने वाला ही था। मैंने बाहर देखा, एक छोटा बच्चा जिसकी आंखों में 2 काले गड्ढे थे, वो एक मानव कंकाल की खोपड़ी में धागा बांधे हुए था और बाहर खेल रहा था। एक और बच्चा मैंने देखा, वो कुछ हड्डियों को गिनकर खेल रहा था और बाहर कुछ औरतें खड़ी थी एकदम सफ़ेद कपड़ों में। उनकी आंखों में सिर्फ लाल गड्ढे थे। मैं जैसे बाहर पहुंचा, वो सब मेरी तरफ देखने लगे। वो बच्चा जो अभी तक मानव कंकाल की खोपड़ी के साथ खेल रहा था, वो अब मुझे देखने लगा था। वो सब मुझे घूर रहे थे। मैं अगले ही पल अंदर की तरफ भागा और फिर उसी बूढ़ी औरत के पास बैठ गया। मैं बस मन ही मन अपनी दादी की बात याद कर रहा था और भगवान का नाम लिए जा रहा था। बूढ़ी औरत ने कहा, तुमने फिर से वो गलती कर दी, अब तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। मैं उस बुढ़िया के पास बैठे बैठे यही सोचने लगा कि कोई तो रास्ता होगा जो यहाँ से वापस मुझे ले जाएगा। इस बार मैंने इस बुढ़िया से पूछा कि कोई तो रास्ता होगा जिससे कि मैं यहाँ से बाहर निकल पाऊँगा। फिर उस बुढ़िया ने जो जवाब दिया वो तो और भी डराने वाला था। उस बुढ़िया ने कहा, मुझे कुछ नहीं पता, मैं कोई इंसान थोड़ी हूँ। ये जवाब सुनकर मैं और ज़्यादा डर गया। तभी वो दरवाज़ा फिर से खुला और एक आदमी आया जिसके हाथों में एक टांग थी। मैंने सर को नीचे कर लिया और उसकी तरफ नहीं देखा। वो आदमी अंदर की तरफ चला गया और फिर से एक तेज़ आवाज़ के साथ वो दरवाज़ा बंद हो गया। मैं उस जगह पर फंस चुका था। मैं नहीं जानता था कि अब क्या होगा। मेरे दिमाग में बहुत सारे सवाल चल रहे थे। क्या मैं यहाँ हमेशा के लिए फंस जाऊँगा? मैं ज़िंदा बचूँगा भी या नहीं? इस तरह के सवाल मेरे दिमाग में चल रहे थे। मन ही मन मैं ये सोच ही रहा था। फिर मैंने अंदर की तरफ झांक कर देखा। अंदर की तरफ मैंने झांक कर टॉर्च लगाई तो अंधेरा ही अंधेरा था। फिर मैं घर के अंदर की तरफ थोड़ा बढ़ा तो वहाँ पर एक बड़ा सा आंगन था और गुप्त अंधेरा था। बगल में ही ऊपर जाने के लिए सीढ़ियाँ गई हुई थी जिसके ईंटें एकदम जर्जर थे। ईंटों को देखकर लग रहा था कि ये ईंटें आज के ज़माने की तो नहीं लगती हैं, करीब 150 साल पुरानी ईंटें लग रही थी। मैंने सोचा कि हो सकता है इस बिल्डिंग के ऊपर जाकर मैं बच पाऊँ। मैं ये सोचकर उन सीढ़ियों पर चढ़ने लगा। जैसे जैसे मेरे पैर उन सीढ़ियों पर पड़ रहे थे वैसे वैसे वो ईंटें दरक रही थी। जब मैं उस बिल्डिंग की छत पर चढ़ गया तो वो सीढ़ियों की ईंटें तुरंत भरभरा कर नीचे गिर गईं। ये देखकर तो मेरा दिमाग ही घूम गया। मैंने बिल्डिंग की छत पर चढ़कर देखा, आसपास कुछ नहीं था, सिर्फ जंगल ही जंगल। मैं टॉर्च लेकर उस बिल्डिंग की छत पर चल रहा था। फिर अचानक से मेरे सामने कोई औरत आई जिसका चेहरा एकदम जला हुआ था। उसकी आंखों में तो काले गड्ढे थे। फिर वो धीरे धीरे मेरे करीब आने लगी और फिर मैंने अपने होश खो बैठे और एक तेज़ आवाज़ की चीख के साथ मैं उसी बिल्डिंग पर बेहोश हो गया। मुझे जब होश आया तो मेरे कानों में एक आवाज़ पड़ी, राम नाम सत्य है। मुझे होश आते ही मैंने देखा कि कुछ लोग एक लाश को लेकर आ रहे हैं। फिर मैं खड़ा हुआ और आसपास देखने लगा तो मैं जहाँ पर था वो एक शमशान घाट था। मैंने नीचे देखा तो मेरा मोबाइल पड़ा हुआ था और उसकी टॉर्च अभी भी जल रही थी और मेरे जेब में ऑटो की चाबी थी और सामने रोड पर मेरा ऑटो अभी भी खड़ा था। फिर मैंने तुरंत अपना मोबाइल उठाया और वहाँ से निकलने लगा। निकलते ही कुछ लोग मेरे ऊपर कमेंट कर रहे थे, इसने शराब पी रखी हुई इसीलिए यहाँ पर आकर लेट गया होगा। कोई पागल कह रहा था, कोई बेवकूफ़ कह रहा था, लेकिन उन लोगों को नहीं पता था कि मेरे साथ क्या हुआ है। मेरे अंदर जिंदा बच पाने की खुशी भी थी, एक सुकून भी था। मैंने अपना तुरंत ऑटो स्टार्ट किया और घर की तरफ निकल पड़ा। अचानक से मुझे याद आया कि उस औरत ने मुझे 100 रुपये रेलवे स्टेशन पर दिए थे। मैंने तुरंत ऑटो को रोका और जेब में हाथ डाला और जैसे मैंने जेब में हाथ डाला तो मैंने देखा कि मेरे हाथों में कुछ हड्डियाँ आ गई थी। मतलब वो नोट नहीं थे, वो हड्डियाँ बन गई थी और मैंने उनको तुरंत फेंक दिया और ऑटो आगे बढ़ाने लगा। फिर कुछ देर बाद मैं अपना ऑटो लेकर अपने घर पहुंचा। घर में सब लोग परेशान थे।
मैंने उनको पूरी बात बताई। फिर दादी ने कहा कि मैं जानती थी अमावस्या की रात में काली शक्तियाँ अपने चरम पर होती है, इसीलिए मैंने तुम्हारे माथे पर भभूत लगाया था, जिस वजह से वो तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाई और तुम सही सलामत घर वापस आ पाए। लेकिन भूल कर आगे ऐसी कोई गलती मत करना। और दादी की हमेशा वो बात याद आती है, सुनसान सन्नाटे हुए रास्ते में मत जाना, हवा लग जाएगी।